तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 22 मार्च सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज हमारे पास में बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है। इसमें मैथ के रीजनिंग के भी प्रश्न हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। एक दीदी हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे जितने भी वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा लेना है। साथ ही साथ में शुक्ला सर ईएसबी के नाम से एक हमने अलग से चैनल बनाया है, जिस पर हम एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, एमपी टेट की क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं कल से। ठीक है, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्ला सर ईएसबी के नाम से चैनल है। ठीक है, अभी तक कोई वीडियो डली नहीं है, कल से उस पर हम एमपी जी के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके एमपी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं और ये कन्फर्म है कि इस बार एमपी जी के का वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा। 20 से 22% जो प्रश्न हैं वो आपके एमपी जी के ही आने वाले हैं। 25% तक प्रश्न भी आपके एमपी जी के आ सकते हैं, तो उसको हम कवर करने वाले हैं उस वाले चैनल पर। ठीक है, देखो इस पर क्या है, एग्जाम एनालिसिस चल रहा है, तो ऐसे में बीच में कोई वीडियो डालने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि शुक्ला सर ईएसबी वाले चैनल पर हम बाकी की सारे एग्जाम को जो है फोकस करते हुए बाकी सारी क्लासेस चालू करेंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना। आपको जो है जो लिंक है उसकी वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इन दीदी का नाम बता दें। इन्होंने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं और इन दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने टाइमली प्रश्न भेज दिए हैं। ठीक है, देखो काजल मेहरा इनका नाम है, 149 नंबर आए हैं। 22 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में इनका एग्जाम था और ये इतने सारे प्रश्न इन्होंने भेजे हैं। इसके अलावा इतने ही प्रश्न इन्होंने और भेजे हैं। ठीक है ना, तो दो दो स्क्रीनशॉट तो हम लगा नहीं सकते, तो एक स्क्रीनशॉट इनका लगा दिया है। इतने ही प्रश्न इन्होंने और भेजे थे, तो आज ये सारे प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एकदम करेक्ट एक्यूरेट प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए इन्होंने भी पीडीएफ ले रखी थी। इन्होंने बताया देखिए सर आपकी 199 वाली पीडीएफ से पढ़ा था, काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ पर इन्होंने भेजे हैं, तो उसके लिए दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं एक और दीदी हैं। देखिए ये भैया हैं, इनके इनके साथ क्या नाम है, अमन गोले करके इनका नाम है। इनका नाम छुप गया है भाई, सॉरी आपको। ठीक है ना, इनके 165 नंबर आए हैं, अमन गोले करके इनका नाम है। ठीक है, तो इनके 165 नंबर आए हैं और इन्होंने भी हमारा पीडीएफ ले रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं वो इन्होंने ले रखे हैं, इनके 165 नंबर आए हैं। उसके बाद में इन्होंने भी काफ़ी सारे प्रश्न बताए थे। उसके बाद में ये दीदी हैं, इन्होंने भी काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। अब इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, प्रज्ञा तिवारी जी। ठीक है, प्रज्ञा तिवारी जी हैं, इन्होंने भी काफ़ी सारे जो है यहाँ पर प्रश्न भेजे हैं और इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे थे। उसके बाद में और लोग देख लीजिए यहाँ पर, ये दीदी जी हैं जो है, इनके देखिए 170 नंबर आए हैं, इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखा है। और ये इनके 139 नंबर आए हैं, इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखा है। 182 नंबर सानिया खान दीदी के आए हैं, इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखा है। तो आप देख रहे होंगे कि जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं उनके काफ़ी अच्छे खासे नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के 170 182 नंबर तक ला सकें, तो अभी भी आप सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको देखिए एक स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी स्कैनर पर आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। नहीं तो यहाँ पर व्हाट्सएप डीपी लगी होगी, इस व्हाट्सएप डीपी पर चेक कर लेना कि टाइम लिखा रहता है कब आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स भेजे जाएंगे। आज आप पेमेंट करेंगे, आज की आज ही आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स भेज दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में तुरंत की तुरंत व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आपकी तैयारी अच्छी खासी हुई है, आपके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो भी आप सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है लेकिन आप चाह रहे हैं किसी तरह से एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो भी आप सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। सुपर सिलेक्शन नोट्स से इतने अच्छे नंबर क्यों आ रहे हैं सर, तो उसका रीजन है, इसमें क्या हम चारों सब्जेक्ट जो थ्योरी है वो कंप्लीट थ्योरी आपको देते हैं। मैथ रीजनिंग कंप्यूटर की पीडीएफ भी साथ में रहती है। इसके अलावा 10-10 प्रैक्टिस सेट भी आपको देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमने ब्रह्मास्त्र करा रखे हैं, 7 ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ दी जाती है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इस टाइम पर एग्जाम की दृष्टि से। मान लीजिए आपका एग्जाम 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, तो सबसे पहले आपको ये ब्रह्मास्त्र खत्म करना होगा। उसके बाद में जो सुपर सिलेक्शन क्लास चली है, सुपर मैराथन क्लास हमने हर एक सब्जेक्ट की दे रखी है, वो सुपर मैराथन क्लास आपको खत्म करनी होगी। उसके बाद में एक मेन टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न दे रखे हैं, वो टॉप 100 प्रश्न की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। उसके बाद में आपको इसको समाप्त
करना है, ठीक है। फिर आपको 10-10 प्रैक्टिस सेट लगा लेने हैं। उसके बाद में अगर टाइम बचे तब आपको थ्योरी के ऊपर जाना है। नहीं तो अगर आप इतना भी कर लेंगे, अगर टाइम कम है तो भी आपका काम बन जाएगा। 160 165 नंबर आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे नोट्स आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य से शुरू करेंगे। एक बात और ध्यान में रखिए, अब इसमें देखो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जिनको हम लगातार 4-5 दिन से करा रहे हैं। जैसे खसरा हो गया, खसरा का टीका फिर से पूछा है, डीपीटी का टीका फिर से पूछा है। तो इन चीज़ों को हम स्किप करेंगे, इन चीज़ों को हम नहीं अभी इसमें बताएंगे, क्योंकि अब 2-4 दिन से लगातार बता ही रहे हैं। आज सुबह वाली वीडियो में हमने डीपीटी और खसरा को बताया है, तो क्यों बार बार उसको रिपीट करना। आज हमारे पास में जो नए प्रश्न आए हैं, ढेर सारे प्रश्न आए हैं, तो हम उन प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे और स्पीड भी थोड़ा सा तेज रखेंगे। तो आप हमारे साथ में चलते रहना। बीच में आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना रहेगा। चलिए, सबसे पहले टीकाकरण क्यों जरूरी है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज तीसरी बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। देखो, तो टीकाकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है, और समुदाय में बीमारियों के प्रसार को रोकता है। देखिए, अगर टीकाकरण करा देंगे तो जो फैलने वाली बीमारी होती हैं, वो बीमारी अगर किसी भी समुदाय में एक बालक को हुई है तो और दूसरे में भी फैल सकती है। लेकिन अगर इसी बालक को टीकाकरण करा दिया जाएगा तो ये बीमारी इसी के अंदर समाप्त हो जाएगी और दूसरों तक नहीं फैलेगी। तो इस समुदाय में भी बीमारियों के प्रसार को रोकता है। देखिए, टीकाकरण के फायदे क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। देखिए, तो बच्चों को बीमारी से बचाता है। टीके बच्चों को उन बीमारियों से बचाते हैं जो उन्हें बहुत बीमार कर सकती हैं या फिर आजीवन विकलांग कर सकती हैं, जैसे पोलियो हो गया। इसके लिए ऑलरेडी टीका लगाया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तो टीके बच्चों के शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं, जिससे वे बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं, ठीक है। जैसे डीपीटी हो गया, खसरा हो गया, इनका टीका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। समुदाय में बीमारियों के प्रसार को रोकता है। जब ज्यादातर लोग टीका लगवाते हैं तो इससे समुदाय में बीमारियों के फैलने का खतरा कम हो जाता है, जिससे व्यक्तियों और समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। देखिए, आपके मैनेजमेंट में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो, मैनेजमेंट में समुदाय नामक एक टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आप एक समुदाय में जाती हैं, वहां पर लोग अपने जो है प्रथा की वजह से टीका लगवाने से मना कर देते हैं, तो आप उनको टीका कैसे लगाएंगी। अब 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जबरदस्ती लगाएंगी, लड़कर लगाएंगी, कानून का डर दिखाकर लगाएंगी, या फिर उनको बीमारियों के बारे में बताएंगी कि ज्यादातर लोग अगर टीके लगवाएंगे तो समुदाय में बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशन वाले प्रश्न आपके जो है मैनेजमेंट में पूछे जा रहे हैं। सबसे सरल इस टाइम पर मैनेजमेंट ही आ रहा है, ठीक है। चलिए, लास्ट में बताएंगे कि कैसे प्रश्न मैनेजमेंट में आ रहे हैं। विटामिन सी के बारे में आज पूछा गया था, विटामिन सी से प्रश्न आया था। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, आपको बता रखा है। और इंस्टाग्राम पर हमने विटामिन सी की वीडियो भी डाल रखी है। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। क्यों, इसको फॉलो कर लेना, या जो भी करते हैं कर लेना भैया, क्योंकि यहाँ पर हम एक विटामिन की सीरीज चालू की है। अभी हमने विटामिन ए को कंप्लीट करा दिया है रील के माध्यम से, विटामिन सी को रील्स के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है, विटामिन डी पर आज हमने रील्स बना करके डाल दिया है। इससे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों पर एक रील्स बना के डाल दी थी। उससे पहले कंप्यूटर की शॉर्टकट की पर एक रील बनाकर डाल दी। तो 6 से 7 रील्स हम यहाँ पर डाल चुके हैं, वो आपको जाकर के देख लेनी है। तो वहाँ पर क्या है, एनिमेशन के माध्यम से ये सारी चीज़ें सिखाती हैं, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। बस इतना फायदा है। कल हम आपको विटामिन बी के बारे में रील्स बना करके डालेंगे वहाँ पर। तो ये वाला इंस्टाग्राम चैनल आपको जरूर फॉलो कर लेना है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो सक्सेस जंक्शन 777 करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सिल्वर प्ले बटन वाला हमारा जो है वहाँ पर प्रोफाइल लगा होगा, ठीक है। अब देखिए, विटामिन सी को आपको विटामिन सी के बारे में पहले भी बहुत सारी चीजें बता चुके हैं, ठीक है। अब आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आज का पहला प्रश्न है, विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग होता है। अगर विटामिन सी की कमी है तो कौन सा रोग हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पर जो है स्किप कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी आपको इसके बारे में सब कुछ पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। बाकी आपको पता है विटामिन सी क्या कार्य करता है, घाव भरने का कार्य करता है, ठीक है। और जो विटामिन जो आपका आयरन होता है, आयरन के अवशोषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका विटामिन सी निभाता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। तो ये सब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है। डीपीटी का टीका लगाने के क्या उद्देश्य हैं, तो देखो, डीपीटी का टीका भी आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। देखिए, एक बार फिर से करा देते हैं जल्दबाजी में। डीपीटी का टीका लगाने का मुख्य उद्देश्य है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, इन 3 रोगों से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। बाकी डीपीटी का टीका क्या है, कैसे लगाते हैं, ये आज सुबह वाली वीडियो में आपको डिटेल में करा चुके हैं। तो आपसे निवेदन है कि आज सुबह वाली वीडियो देख लेना। आज सुबह भी यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए, इसके क्या फायदे होते हैं ये सब ऑलरेडी करा चुके हैं। देखो, इसके 5 खुराकें दी जाती हैं और डिप्थीरिया, टिटनेस और पोलियो के खिलाफ प्रतिरक्षा यह हमारी करता है।
आगे बढ़िए। बेरी-बेरी रोग पूछा गया है। आज आज आपका ये नया प्रश्न आया है, बेरी-बेरी रोग। तो बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो चलिए देख लेते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल में बता दें, क्योंकि यहाँ से आगे भी प्रश्न बन सकता है। देखिए, तो बेरी-बेरी रोग विटामिन बी1 या फिर थायमीन, ध्यान रखना रासायनिक नाम आपसे ज़रूर पूछते हैं। हम जो रील्स बनाते हैं ना, उसमें सब कुछ बताते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, कमी से कौन से लक्षण होते हैं, वसा में घुलनशील है कि पानी में घुलनशील है, ठीक है, कहाँ से हमको प्राप्त हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम रील्स में बताते हैं। तो वो रील्स वाली जो चैनल है सक्सेस जंक्शन 777 इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए देखिए, यह एक जटिल विटामिन वाली बीमारी है। बेरी-बेरी के लक्षण क्या होते हैं, लक्षण भी आपसे पूछ रहे हैं, तो देख लीजिए। बेरी-बेरी होने पर भूख नहीं लगेगी। जठरांत का अर्थ होता है जो बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत की संबंधी मार्ग में गड़बड़ी हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, दुबला पतला होना या फिर हृदय से संबंधित बीमारी भी हो सकती है। सूजन, मानसिक अवसाद, याददाश्त में कमी, चिंता, ये सब जो है प्रभाव पड़ सकते हैं। बेरी-बेरी के कारण क्या होते हैं, तो ज़्यादातर सफ़ेद चावल या फिर अत्यधिक परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट से बना आहार लेने की वजह से बेरी-बेरी हो सकता है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान थायमीन की ज़्यादा जरूरत पड़ना, ठीक है। बेरी-बेरी का इलाज क्या है, तो थायमीन से भरपूर आहार लेना, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन लेना, जरूरी होने पर व्यापक चिकित्सा भी ले सकते हैं आप। बेरी-बेरी के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि हृदय विफलता यानी कि हार्ट अटैक्स भी हो सकता है, मांसपेशियों का पक्षाघात भी हो सकता है यानी कि जो लकवा भी मार सकता है, जानलेवा भी ये हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन बी1 को ध्यान रखना, ठीक है। इस जो है बेरी-बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है, थायमीन इसका नाम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है कि किस पौधे से प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। अब वहां पर 4 पौधों के नाम दिए गए थे। एक था आपका दाल, ठीक है। उसके बाद में दाल में आपका दाल हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, इनसे हमको प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा वहाँ पर आम का पेड़ दिया हुआ था, ठीक है, तुलसी का पेड़, बहुत सारे पेड़ दिए हुए थे। लेकिन अपने लिए क्या महत्वपूर्ण है कि हमको प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो दाल की मदद से हमको प्रोटीन मिलता है, शाकाहारी लोगों को। तो चलिए, कौन सी दाल से कितना प्रोटीन मिलता है ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार आपका और रिवीजन करवा देते हैं। तो दाल से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, और दाल में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो सोयाबीन की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आज का दूसरा प्रश्न बताना है कि सोयाबीन सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है, या फिर सोया प्रदेश हम किसे कहते हैं। ये आज का सेकंड प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए, तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों स्रोत में सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। यानी शाकाहारी चाहे हो आप या फिर आप मांसाहारी हैं, सोयाबीन जरूर खाइए, यहां पर सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन से मिलता है, ठीक है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ देख लीजिए जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। मांसाहारी में बात करें तो चिकन हो गया, मछली हो गया, अंडा, दूध, यकृत, इनमें जो है आपका प्रोटीन मिलेगा। शाकाहारी में बात करें तो चना दाल हो गया, मटर हो गया, मूंग दाल, मसूर, उड़द, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का, इनमें भी प्रोटीन देखने को मिलता है। अन्य की बात करते हैं तो पनीर हो गया, टोफू, ओट्स, योगार्ट, बादाम, मूंगफली, इन सब में भी सोयाबीन आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। सीपीआर कब देना चाहिए, ये एक नया प्रश्न आज का आपका पूछा गया है। तो चलिए सीपीआर के बारे में जानकारी देख लेते हैं। देखो, जब किसी व्यक्ति को सांस लेने या दिल की धड़कन रुकने की स्थिति यानी कि कार्डियक अरेस्ट, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट अगर आ जाए तो उसे तुरंत सीपीआर दिया जाता है, ठीक है। इसे हम कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेंशन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह जान बचाने में मदद करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया तो उसको मुंह से हवा दी जाती है, जिससे कि जो ब्लड रुक गया है कहीं पर, वो ब्लड में प्रेशर पड़ने की वजह से वो ब्लड जो है वो खुल जाए और वापस से हार्ट तक जो है रक्त जो है मतलब टाइम पे टाइम पहुंचने लगे, उसी स्पीड से पहुंचने लगे। इसलिए क्या होता है, सीपीआर देते हैं। सबसे पहला काम यही होता है, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो सबसे पहले सीपीआर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सीपीआर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। और सीपीआर जो है वो हार्ट अटैक से संबंधित है, या फिर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है तो सीपीआर से संबंधित प्रश्न बनेगा। अगला देखिए, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन को पचाने में मदद करता है। यानी कि देखिए, कौन सा ऐसा तत्व है, तत्व कह सकते हैं यहाँ पर, विटामिन तो नहीं, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो वसा में घुलनशील विटामिन को पचाने में मदद करता है। तो आज का तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पर आएगा कि वसा के बारे में तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप ये बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। अभी ट्रिक के माध्यम से आज सुबह ही हमने आपको बताया था। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आज का तीसरा प्रश्न कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। हम आपको बता देते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और कौन इनको पचाता है। तो देखो, आहार लिपिड जो होता है और पित्त, ये दो चीजें जो होती हैं, पित्तरस और आहार लिपिड जो होता है,
ये वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण के लिए आवश्यक होते हैं। पित्त आहार वसा को पायसीकृत करता है, जिससे लाइपेज और वसा को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है, जिन्हें छोटी छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, देखिए ये जो आपका लिपिड होता है, ये क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों में इसको तोड़ देता है, और जो बाइल जूस होता है वो इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसे छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो आहार लिपिड और पित्तरस ये दोनों क्या करते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन को पचाने का काम करते हैं। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन सा है, KEDA, जिसे हम कीड़ा भी कहते हैं। तो विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी और विटामिन ए, ये ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। अब इनको छोड़ करके बाकी के जो होंगे वो जल में घुलनशील होंगे, तो वही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हीमोग्लोबिन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन को रक्त में ले जाता है। देख रहे हैं कितना डीपली प्रश्न पूछ रहे हैं, इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं अगर अब आपके 140 नंबर आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छे नंबर हैं। इस टाइम पर शुरुआत के 170 175 नंबर के बराबर आज के 140 नंबर हैं। तो सर आप ये कहेंगे सर शुरू में सबके नंबर अच्छे आए थे, उनको बड़ा फायदा होगा सर, उनका ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं है, शुरू में जिनके 180 182 आए हैं उनके नंबर कुछ कम होंगे, और जो बाद में जिनके 140 145 आ रहे हैं उनके नंबर कुछ बढ़ेंगे। इस तरह से नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। तो अगर आपके अभी 140 160 165 आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छे नंबर हैं। ठीक है, कोई भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है, और हर लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं ऐसे, किसी किसी के तो भैया हमने देखे 55 नंबर तक आए हैं, 55 नंबर 65 नंबर 75 नंबर तक वाले लोगों ने भी फ़ोन किया था, सर मेरे 75 नंबर आ पाए हैं, मेरे 110 नंबर आ पाए हैं, क्योंकि हमने सर तैयारी नहीं की थी। आपके नोट्स के बारे में हमको लास्ट में पता चला, एक दिन पहले पता चला, तो सर हमने नोट्स लिया भी नहीं। भाई तुमको एक दिन पहले 2 दिन पहले पता चल रहा है तो आप नोट्स ले लेते, 199 रुपये में आपका क्या जा रहा था, कम से कम आप इतनी चीज़ें तो कवर कर जाते कि आपके 160 नंबर आ सकते थे। अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ते हैं, थ्योरी छोड़ भी देते हैं, तब भी अगर आप जो बाकी मटेरियल है, जैसे ब्रह्मास्त्र है, जैसे आपका प्रैक्टिस सेट है, जैसे सुपर मैराथन है, जैसे टॉप 100 PDF है, अगर इनको भी कर लेते तब भी आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते थे। ठीक है, तो आपके पास में टाइम है तो थ्योरी को पढ़िए, नहीं तो थ्योरी में जो मेन टॉपिक है उनको पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आप सबसे पहले कवर कीजिए जो जो हमने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए हीमोग्लोबिन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन को रक्त में ले जाता है, तो 97%, या फिर आपके ऑप्शन में 98% दिया गया था, तो ये 98% भी आपका सही होगा। ठीक है, तो 97 से 98% जो ऑक्सीजन होती है हीमोग्लोबिन की जो है मदद से हृदय तक पहुँचती है। अब हीमोग्लोबिन अपने अकेले थोड़ी ले जाता है, हीमोग्लोबिन कहाँ पर रहता है, RBC में मिला हुआ होता है। ठीक है, तो ये RBC ही सबसे महत्वपूर्ण काम करती हैं ऑक्सीजन को हृदय तक पहुंचाने में। चलिए हीमोग्लोबिन और आरबीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो ब्लड में मौजूद लाल रक्त कोशिका, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ये क्या करती हैं, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन ऑक्सीजन को हृदय तक और पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसमें हीमोग्लोबिन और आरबीसी ये दोनों मिलकर के सारी ऑक्सीजन को शरीर में लेकर के जाती हैं। ठीक है, अब लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये रक्त में मौजूद एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती हैं। ये आपकी आरबीसी हो जाएंगी। उसके बाद में हीमोग्लोबिन भी देख लीजिए लगे हाथ। तो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन होता है, देखो पहले आरबीसी होता है और इसी आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो जिसकी मदद से पूरा ऑक्सीजन जो है वो हृदय तक पहुंचता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन से बंध करके उसे शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाता है। और हर किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी ऑर्गन्स हो बिना ऑक्सीजन के काम नहीं करेगा। ठीक है, और आज एक और सुबह बहुत डीपली प्रश्न पूछा था कि अगर हम सांस लेते हैं तो बताइए हमारे फेफड़ों में क्या शेष रह जाता है, उसको भी आज हमने पूरा डिटेल में समझाया है। सुबह वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप सबको पता है आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं तो मुझे नहीं लगता दोबारा बताने की जरूरत है। ठीक है, फिर भी देख लीजिए, आरबीसी की कमी हो जाती है, ये थोड़ा आरबीसी से जुड़ा हुआ देख लीजिए। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है जो शरीर में लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी जब हमारे शरीर में कम हो जाती हैं तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और ये आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ऑलरेडी बहुत बार आपको बता चुके हैं, आज हमारे पास में क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसको हम स्किप करते हैं। खसरे का टीका किस बीमारी से बचाता है, इसके बारे में भी आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं भैया। मीजल, मम्स और रुबेला, इन तीनों से बचाता है खसरे का टीका। तो इसके बारे में आप बहुत सारा कई बार बता चुके हैं, तो क्या ही बताना आपको, है ना, क्योंकि अभी मैथ रीजन के प्रश्न करने हैं, फिर टाइम नहीं बचेगा अपने पास में, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या है,
इसमें पूछा गया था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, पर्यावरण को ध्यान में रख करके किस तरह से कार्य किया जाएगा। ऑप्शन में कुछ इस तरह का दिया गया था कि ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे, यानी कि हरी भरी बिल्डिंग बनाएंगे, या फिर ग्लास की बिल्डिंग बनाएंगे, या प्लास्टिक की बिल्डिंग बनाएंगे, तो ये तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो जो पर्यावरण से संबंधित आपका ऑप्शन था वही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ग्रीन बिल्डिंग टाइप में कुछ ऐसा जो है उसके ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, चलिए अब प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रश्न पूछा है कंडीशन वाला, तो प्रधानमंत्री आवास योजना को हम देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रय शक्ति के अनुकूल घर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, बाकी सरकार ने इतने राज्यों में 305 नगरों एवं कस्बों को चिन्हित किया है जिसमें ये घर बनाए जाएंगे। शुरुआत देख लीजिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 20 नवंबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये डेट भी आपको याद रखनी है। अगला आपका प्रश्न आया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसको देख लीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। यह योजना केंद्र सरकार की एक प्रायोजित योजना है। इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में सड़क के संपर्क को बेहतर बनाना है, और प्रधानमंत्री इस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके नाम के आगे हम श्रीमान भी लगाएंगे, जी भी लगाएंगे। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिनकी वजह से आज जो है गांव गांव तक सड़क पहुंच चुकी है। नहीं तो पहले वही वो खड़ंजा टाइप का बनता था, आप लोग जानते हैं, पत्थर वाला। ठीक है ना, उसी से काम चलता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम कौशल विकास योजना से आज एक प्रश्न आया था, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। 3-4 योजनाएं भी आ रही हैं, इसलिए हमने आपको योजना की PDF अलग से दे रखी है। और अपनी योजना वाली जो वीडियो है ना, वो 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है, तो आप लोग भी देख लेना। 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है अपनी योजना वाली जो वीडियो है। ठीक है, जिसमें हमने टॉप 100 योजनाएं कराई हैं। तो टॉप 100 योजनाओं की PDF तो अलग से दी है, और टॉप 100 पंचवर्षीय योजना के जो प्रश्न बनेंगे उसकी PDF अलग से दी है। तो जो मेन ऐसे टॉपिक हैं जिनके हम टॉप 100 प्रश्न दिए हैं, उसको भी आपको करके जाना है। ठीक है ना, देखिए, तो ग्राम कौशल विकास योजना, जिसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कहते हैं। ठीक है, ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार कार्यक्रम के अनुसार जो इनको तैयार करने के लिए इसको चालू किया गया था। ठीक है, बाकी वेतन वगैरह सब कुछ इनको दिया जाता है। आगे देखिए, ओमेगा 3 कहाँ से प्राप्त होता है। ओमेगा 3 पहले भी पूछा जा चुका है, आज फिर से पूछा है, तो चलिए इसको निपटा ही लेते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड मुख्य रूप से वसायुक्त मछलियों, मछली के तेल, अलसी, चिया के बीज, अखरोट और इनसे बने हुए सभी तेलों में ओमेगा 3 पाया जाता है। आगे बढ़िए, मांसाहारी स्रोत क्या है। सैल्मन हो गया, ये मछलियां हो गई, ये ओमेगा 3 देती हैं। ठीक है, मछली का तेल हो गया। शाकाहारी स्रोत की बात करते हैं तो अलसी, अलसी के बीज, चिया के बीज, इन सब से जो है ओमेगा 3 हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़िए, बाकी और प्रश्न आए थे। मनरेगा से प्रश्न आया था, ICPS योजना, ये आपको 3-4 बार करा चुके हैं, तो इनमें अपन टाइम जो है वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे और अगले चैप्टर पर चलते हैं। कंप्यूटर से आपके 3 से 4 प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है, MS एक्सेल से एक प्रश्न, MS एक्सेस से एक प्रश्न, मॉनिटर, प्रिंटर, राउटर और स्कैनर। अब ये हो सकता है ये रीजनिंग में पूछा गया हो या फिर कंप्यूटर में पूछ लिया गया हो। तो बताइए, मॉनिटर ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आपका आउटपुट है, राउटर भी आपका आउटपुट है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर आपका इसमें से अलग हो जाएगा। बाकी इन सब के बारे में हमने टॉप 150 प्रश्नों की एक PDF दे रखी है, जिसमें हमने अलग से आपका MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और MS वर्ड, इनको एक साथ में टॉप 150 प्रश्नों में कवर किया है। इसकी भी PDF आपको 199 वाले PDF के अंदर ही मिल जाएगी, तो इसको भी जरूर देख करके जाना, यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे लोग वही हैं जो 4-5 दिन बचे हैं और फिर भी इसको कंप्लीट करके जा रहे हैं, उनके ही 165 नंबर आ रहे हैं। ठीक है ना, बताया था ना अभी उन्होंने कि सर हमने 4 से 5 दिन में ये PDF कंप्लीट की थी सुपर सिलेक्शन वाली, मेरे 165 नंबर आए हैं। और फिर हम कह रहे हैं आज के 165 पहले के 180 के बराबर है भैया। ठीक है, चलिए अब मैथ की बात कर लेते हैं। इसमें एक प्रश्न पूछा था, 1.342 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। देखो, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। जातीय मान का अर्थ होता है कि जो आपका जो वैल्यू दी गई है, जो नंबर दिया गया है, वही उसका जातीय मान हो जाएगा। स्थानीय मान होता है कि इसके आगे कितनी संख्या है, जितनी संख्या होगी उतना ही हम जीरो लगा देंगे। अगर हम यहाँ पर देखें 1.342 में इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसका स्थानीय मान भी 2 होगा और इसका जातीय मान भी 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखो, एक प्रश्न यहां पर दिया गया था कि 1200 रुपए हैं, A और B को 5:7 में बांटना है, A का भाग कितना यह पूछा गया है। तो इसमें हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, कुछ भी नहीं करना, जो अनुपात दिया गया है उसको जोड़ दो। तो 7x + 5x
ठीक है, कितना हो गया 12x हो गया। अब इस 12x को दिए गए अमाउंट के बराबर रख दीजिए, तो 12x बराबर 1200, x की वैल्यू आ गई कितनी 100 आ गई, x की वैल्यू एक बार काटेंगे, x की वैल्यू 100 आ गई, ये रहा a का मान, ये रहा b का मान। a का आपसे पूछा है तो a का जो वैल्यू होगी वो 500 रुपये हो जाएगी और b की वैल्यू 700 रुपये हो जाएगी। लो भैया आंसर आ गया। आज आपसे a पूछा है, कल आपसे b पूछ सकता है, तो इस तरह से इन अनुपात वाले सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये प्रश्न पूरा नहीं मिल पाया है। इन्होंने कहा है कि एक किसान ने 18,705 किलोग्राम अनाज उगाया, उससे 6.4% की हानि हुई, और फिर दीदी ने लिखा था सर ऐसा कुछ प्रश्न था। तो पूरा प्रश्न हमको नहीं मिला है, अगर किसी को याद हो तो आप बता देना, तो हम इसको सॉल्व भी करा देंगे। आगे बढ़िए। अब देखो यहाँ पर एक सीआई का प्रश्न आया। सीआई की हमने आपको ट्रिक बताई थी कि ऐसे प्रश्नों को आपको एक ट्रिक से सॉल्व करना है। एक तो वही सूत्र होता है सीआई बराबर पी वन प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर टाइम। ठीक है, एक हमने आपको बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जो 10% दिया गया है, जो आपको ब्याज की दर दी गई है, इसको तोड़ लीजिए। दो क्या है क्वेश्चन देखिए, 15,000 रुपये की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए दिए जाते हैं, तो ब्याज बताना है कि कितना ब्याज मिलेगा। हमने कहा था कि 10 को 1/10 मान लीजिए, यानी 10 में 100 का डिवाइड दे दीजिए तो ये टूट जाएगा। 10 का जो भिन्नात्मक मान 1/10 होता है, 1/10 लिख लिया। यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, अब 10 आपका प्रिंसिपल रहेगा, 10 में 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। ऐसा 2 बार करना है क्योंकि 2 साल की बात की गई है, तो फिर 10, 10 से 11। ठीक है, बस अब इसको लिख लो। 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 आएगा। अब ये थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, हम छोटा कर देते हैं। देखो ये रहा P, ये रहा A, 1/10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, तो ये प्रिंसिपल 10, 1 जोड़ा 11, 2 बार करना है 10, 11। ठीक है, इसको सॉल्व करो। प्रिंसिपल हमारा निकल के आ जाएगा, 10 का 10 में गुणा करेंगे 100, अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा 11 का 11 में गुणा करेंगे 121। और आप सबको पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है, अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को घटा देते हैं, तो जब 121 में से 100 घटाएंगे तो 21 निकल करके आएगा। ये 21 जो है यही हमारा यहाँ पर ब्याज हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल देखिए क्या दिया है, प्रिंसिपल हमारे हिसाब से 100 आ रहा है, ठीक है ना, ये 100 आ रहा है, लेकिन इन्होंने 15,000 रुपये दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू निकालिए, एक की वैल्यू निकालने के लिए इस 100 का डिवाइड 15,000 में दे देंगे, तो 100 का डिवाइड जब 15,000 में देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी एक की वैल्यू हमारी 150 निकल के आ गई। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे ब्याज पूछा है। ब्याज क्या होता है, जब अमाउंट में से अपन प्रिंसिपल घटा देते हैं तो ब्याज निकल के आ जाता है, तो हमारा ब्याज निकला 21, लेकिन 21 नहीं, 21 में हमें 150 का गुणा करना पड़ेगा, तो वही हमारा आप आंसर निकल के आ जाएगा, इतना हमको ब्याज मिला है। अगर आपसे अमाउंट पूछते, यानी कि अगर आपसे मिश्र धन पूछते, तो सीधे 121 में 150 का गुणा कर देते तो मिश्र धन निकल के आ जाता। हमसे ब्याज पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वही ब्याज होता है, तो ब्याज निकाल लीजिए। 21 में क्या करेंगे, 150 का गुणा कर देंगे। ठीक है, कर दीजिए, 15 एकड़ 15, हाथ से लगी 1, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, और एक ये जीरो बचा, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, तो 3150 रुपये जो है वो यहाँ पर ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, ट्रिक्स आपको समझ में आ गई ना, कैसे करना है, उस हिसाब से करेंगे कि P1 प्लस R अपॉन 100 इस पर घात 2, इस तरह से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, गुणा भाग करने में, काटा पीटा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको 10%, 20%, 25% ऐसी कुछ वैल्यू दी हो, इसको तुरंत भिन्नात्मक मान में चेंज कीजिए, और जैसा हमने आपको बताया उस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी जब आपके शुक्ला सर ESB वाले चैनल पर क्लास चलेगी, MP पुलिस से MP आबकारी की, तो मैथ तो पढ़ाएंगे ही, उसमें आपको सारी चीज़ें हम करा देंगे। ठीक है, बाकी देखिए निर्देशांक ज्यामिति से भी एक प्रश्न आया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी एक प्रश्न आ रहा है, ये नया जुड़ा है, तो इसके बारे में भी देखिए एक आध दिन क्लास लेकर के आते हैं। इससे पहले आपको पता है मानक विचलन पूछा था, मानक विचलन की हम क्लास लेकर के आए थे। मीन, मीडियन, मोड, यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों पूछे हैं, तो इन तीनों की भी क्लास ऑलरेडी करा रखी है। 19 तारीख को हमने इसकी क्लास कराई थी, आप जाकर के देख लेना, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा से आएंगे। और आज भी बहुलक का एक प्रश्न आया है, ठीक है, तो वहां पर जाकर के वो क्लास आपको देख लेनी है। और कल 21 तारीख को हमने मानक विचलन की क्लास कराई है, उसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में देखिए क्या दिया गया था, A1, B4, C9, D16, आगे का अंक क्या होगा। अब आप सबसे पहले ये देखो, ए के बाद में B आ रहा, C आ रहा, D आ रहा है, यानी आगे का अंक तो E होगा, ये कन्फर्म है, ABCDE। अब क्या कर रहे हैं, A की वैल्यू 1 होती है, 1 का वर्ग किया 1 आ गया। B की वैल्यू 2 होती है, 2 का वर्ग किया 4 आ गया। C की वैल्यू 3 होती है, C का वर्ग किया 9 आ गया, 3 का वर्ग 9। ठीक है, D की वैल्यू 4 होती है, 4 का वर्ग किया 16 आ गया। तो E की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो E25 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी आपकी नंबर सीरीज आई है, एक प्रश्न नंबर सीरीज का ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं। एक प्रश्न और बना था, अभी याद आ गया, हालांकि लिख नहीं पाए हैं, उसमें यह था कि कलाकार
और मानचित्रकार, कलाकार, चित्रकार और पेंटर, ऐसा कुछ था। इनके बीच में संबंध बताना था वेन डायग्राम में। तो ये तीनों के तीनों जो होंगे, देखो ये कलाकार के अंदर चित्रकार और पेंटर, ये दोनों जो है इसी कलाकार के अंदर आ जाएंगे। तो ये उसका सही वेन डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि जो चित्रकार होता है वो भी एक कलाकार होता है और जो पेंटर होता है वो भी एक कलाकार होता है। ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आपको देख करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बालक शिक्षा और देखभाल में क्या पूछा है, गर्भवती महिला को कच्चा अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए, ये प्रश्न आपका बना है। तो चलिए देख लेते हैं। गर्भवती महिला को कच्चा अंडा नहीं खाना चाहिए क्योंकि, अब इसका कलर चेंज कर लो, ब्लू कर लो। ठीक है, क्योंकि इसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया होने का खतरा होता है, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। और ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई महिला गर्भवती है तो फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। फूड पॉइजनिंग होने से बहुत जानलेवा नुकसान हो सकता है। ठीक है ना। अभी आगे पूरा बता देंगे। देखो, और गर्भावस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। यहाँ कच्चे अंडे खाने से होने वाले संभावित जोखिमों और गर्भावस्था के दौरान अंडे को सुरक्षित रूप से खाने के तरीकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी इन्होंने दे दी है। साल्मोनेला का खतरा क्यों होता है, देखो, तो कच्चे या अधपके अंडों में साल्मोनेला बैक्टीरिया होने का खतरा होता है, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आगे बन सकता है। तो उल्टी होगी, दस्त होगा, तेज बुखार आएगा, सिर दर्द, पेट दर्द होगा। तो ये जो है फूड पॉइजनिंग के लक्षण हो सकते हैं। आगे बढ़िए और अगला देखते हैं। देखो, प्लेसेंटा वाला प्रश्न आ गया है और 30 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो गई है, बड़ी हो रही है। चलो जल्दी करते हैं। प्लेसेंटा को भ्रूण से कौन जोड़ता है, तो प्लेसेंटा को भ्रूण से गर्भनाल के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, तो गर्भनाल से ये जुड़ा रहता है। यही प्रश्न आपका एग्जाम में आया था और ऑप्शन में गर्भनाल दिया हुआ था। बाकी यहाँ पर प्लेसेंटा और भ्रूण के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी है। गर्भनाल क्या होता है, तो यह एक ट्यूब जैसी संरचना है जिसमें दो नाभि धमनियां और एक नाभि सिरा होती है। ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है, देखो, प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की दीवारों में विकसित होता है और भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करता है। हमने आपको पहले बताया था, गर्भावस्था के दौरान यहाँ पर मान लीजिए बच्चा है तो यहाँ पर प्लेसेंटा रहता है और ये गर्भनाल के द्वारा जुड़ा रहता है। अब बच्चे को भूख लग रही है तो ये यहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ से मिलेगा, बच्चा रो रहा है, बच्चा पोटी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सारा कंट्रोल जो है वो प्लेसेंटा के माध्यम से किया जाता है। बहुत पहले आपको सब कुछ अच्छे से समझाया था। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी महिला परीक्षा क्लास के नाम से, आप पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न था, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक वजन बढ़ने से क्या हानि हो सकती है, तो देख लीजिए, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक वजन बढ़ने से माँ और बच्चे दोनों के लिए कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि गर्भावधि मधुमेह जो होता है, जो डायबिटीज होती है वो हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, समय से पहले प्रसव हो सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे के जन्म के समय आकार का बड़ा होना, ये सारी समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं अगर वजन ज़्यादा बढ़ता है तो। चलिए, प्रबंधकीय कौशल की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो 90% प्रबंधकीय कौशल आपके डेली वाले जो दिमाग वाले जो प्रश्न है उन पे आ रहा है कि आप एक महिला कार्यकर्ता हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर गई हैं तो क्या करेंगी, आप महिला कार्यकर्ता हैं, आपके गांव में सफाई नहीं हो पा रही है तो ऐसे में सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए आप क्या करेंगी। इसके बाद में आप एक महिला सुपरवाइजर हैं, आप नेतृत्व की एक नेता की तरह कार्य कर रही हैं, तो आप बताइए आप अपने ऑफिस में किस तरह से कार्य करेंगी। यानी ये पूरा कंडीशन वाला बना करके आपसे प्रबंधकीय कौशल पूछा जा रहा है और बड़ी सरल से बड़ी आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था सैरोगेट माता से, एक प्रश्न पूछा गया था, तो ये नया प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। देखो, तो सैरोगेट माता वह महिला होती है जो किसी और बच्चे के मतलब किसी और के बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चे के साथ उसका कोई आनुवांशिक संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो किसी और के बच्चे को अपने पेट में पालती है, तो ये जो है सैरोगेट माता का कार्य होता है। ठीक है। अब सैरोगेसी क्या है, ये आपने मूवी वूवी बहुत देखी होंगी। ठीक है ना, बहुत सारी पिक्चरों में इसके बारे में बताया गया है। तो सैरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था होती है, अब देखो ये प्रश्न पूछा है तो ये कन्फर्म है कि सैरोगेसी से भी प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, आज सुबह हमने आपको एक प्रश्न कराया था, सेरेब्रल पॉल्सी, एक नई बीमारी सेरेब्रल पॉल्सी आज पूछी गई है। आज सुबह उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। हमने कहा था कि भैया अगर ये एक बार पूछी गई है तो यहाँ से अगली शिफ्ट में प्रश्न बनेगा ही बनेगा, और आज शाम की ही शिफ्ट में प्रश्न जो है सेरेब्रल से एक और बन गया था। तो आज हमने उसको पूरा डिटेल में समझाया है सुबह वाली वीडियो में, तो सुबह वाली वीडियो जाकर के जरूर देख लेना। ठीक है, वहाँ पर 3-4 ऐसे प्रश्न हैं जो आगे की शिफ्ट में रिपीट होंगे। चलिए, तो सैरोगेसी समझ गए, किसी अन्य महिला के लिए गर्भधारण करती है। उदाहरण के लिए यदि कोई दंपत्ति स्वयं गर्भवती नहीं हो पाता है तो सैरोगेट जो है मदद ली जाती है। बाकी सिचुएशन वाले बहुत सारे प्रश्न थे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता बनाकर के प्रश्न पूछे जा रहे थे। ठीक है, बाकी आपके संचार वंचार के भी प्रश्न एक दो प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, देखो भाई पेट भी एकदम खाली है,
ठीक है ना, भूखे पढ़ा रहे हैं तुमको, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। हमारा फेसबुक पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से, वहाँ पर अभी शाम को ही हमने जो है पर्टुसिस के ऊपर एक आर्टिकल डाला है, आप लोग जाकर के पढ़ लेना। ठीक है, डेली हम वहाँ पर एक दो आर्टिकल डालते रहते हैं, जैसे कि डिप्थीरिया पर डाल रखा है, एड्स पर डाल रखा है। ठीक है, और आपका काली खांसी पर्टुसिस पर आज ही हमने अभी डाला थोड़ी देर पहले। तो ये आर्टिकल्स आप जाकर के वहाँ पर पढ़ लिया कीजिए, वो भी बहुत हेल्प करते हैं आपके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। बाकी इंस्टाग्राम आईडी बता दी है सक्सेस जंक्शन 777, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक टेलीग्राम जो है इसमें दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका आगे एग्जाम हो तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया अपने प्रश्नों को जितनी जल्दी हो सके, जैसे आज दीदी ने भेजा है जिनके 149 नंबर आए हैं, उनकी तरह आप भी अपने प्रश्न जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भेजने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह वाले एग्जाम एनालिसिस में। तो आपको पता है आपका एग्जाम एनालिसिस की वीडियो 3 बजे आती है दोपहर में, और शाम को 9 बजे आती है, इससे पहले भी आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, बाकी कल कोई क्लास होगी तो सुबह लेकर के आएंगे, नहीं तो शुक्ला सर ESV पर कल MPGK की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, सपोर्ट आपका जितना ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। शुक्ला सर ESV सर्च करके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।